हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बी पर सभी का स्वागत। आज हम पढ़ेंगे पेपर कोड है HD06 हिंदी लिटरेचर। विषय है हिंदी लिटरेचर। विषय है हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। सब्जेक्ट है हिंदी भाषा एवं प्रयोजन मूलक हिंदी। पेपर कोड है HD06। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है भाषा के कोई दो अभिलक्षण लिखिए। भाषा के दो अभिलक्षण लिखिए। कौन कौन से अभिलक्षण है? तो भाषा के दो मुख्य अभिलक्षण ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक संचरण। दूसरा क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के मानवीकरण के से क्या तात्पर्य है? देवनागरी लिपि के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर देवनागरी लिपि के मानवीकरण का अर्थ है देवनागरी लिपि के विभिन्न रूपों को वर्तनी और प्रयोगों में एक रूपता लाना। इसका उद्देश्य एक जैसा मानक रूप स्थापित करना जिससे सभी लोग समझ सके और उपयोग कर सके, खासकर टाइपिंग और कंप्यूटर उपयोग में। देवनागरी लिपि के विभिन्न रूप वर्तनी उपयोग में उपयोगिता है, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा के किन्हीं दो बोली के नाम लिखिए। राजस्थानी भाषा के किन्हीं दो बोली के नाम लिखिए। तो राजस्थानी की दो बोलियां हैं मारवाड़ी और मेवाड़ी। मारवाड़ी और मेवाड़ी राजस्थानी भाषा जिसे राजस्थानी में कहा जाता है। भारत के राजस्थान में बोली जाने वाली ये प्रमुख भाषा है। इनमें से कोई बोली शामिल नहीं है जिसमें मारवाड़ी मेवाड़ी। इनमें कई बोली शामिल हैं जिसमें मारवाड़ी मेवाड़ी प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है अनुवाद से क्या तात्पर्य है? अनुवाद से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है अनुवाद का तात्पर्य है कि किसी पाठ भाव विचार को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। किसी पाठ या भाव विचार को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतर करना ताकि वे मूल अर्थ और भाव को बनाए रखे हुए दूसरी भाषा में भी समझा जा सके। अगला क्वेश्चन है संक्षेपण से क्या तात्पर्य है? संक्षेपण से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर संक्षेपण का तात्पर्य किसी बड़े पाठ या लेख को संक्षेपित करके उसके मुख्य विचारों को कम शब्दों में व्यक्त करना है। इसे संक्षेप में किसी बड़े गद्यांश का सारांश या निचोड़ लिखना भी कह सकते हैं। संक्षेपण में मूल पाठ के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाता है, लेकिन आवश्यकता विवरणों को हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो उत्तर पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी बेगली छत्तीसगढ़ी बोलियों को शामिल है। मध्य भारतीय की भाषा प्राकृत की एक शाखा धर्ममागधी से विकसित हुई है। धर्ममागधी प्राकृत मगध क्षेत्र में बोली जाती थी। बाद में इसका प्रभाव पूर्वी हिंदी के विकास में देखा गया। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो जनसंचार माध्यम के नाम लिखिए। किन्हीं दो जनसंचार के माध्यम के नाम लिखिए। तो उत्तर जनसंचार के दो प्रमुख माध्यम हैं रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न दोनों जनसंचार के महत्वपूर्ण साधन हैं जो एक साथ बड़ी संख्या में लोगों तक सूचना मनोरंजन पहुंचाना है। अगला है खंड 2 लघुत्तर प्रश्न है। पहला हिंदी के उद्भव व विकास पर संक्षेप प्रकाश डालिए। हिंदी के उद्भव व विकास पर संक्षेप प्रकाश डालिए। तो उत्तर है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक लंबी प्रक्रिया है जो संस्कृत से शुरू होकर आधुनिक हिंदी तक पहुंची। यह सौरसेनी अपभ्रंश से होते हुए खड़ी बोली के रूप में विकसित हुई और आधुनिक काल में मानकीकृत के रूप में स्थापित हो गई।
हिंदी भाषा उद्भव और विकास की यात्रा विद्वानों ने संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश के रूप में देखने का प्रयत्न किया। इनके अनुसार 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी भाषा के विकास की कहानी प्रारंभ होती है। 11वीं सदी से अपनी यात्रा प्रारंभ कर आज हिंदी हमारे सामने इस जिस रूप में है, हम उसे भी परिचित हैं, उसे हम सभी परिचित हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का परिचय दीजिए। तो उत्तर है, पश्चिमी हिंदी सैनी अभ्रंश से विकसित एक उपभाषा है। इसमें 5 प्रमुख बोली शामिल है: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बूंदली। पश्चिमी हिंदी की बोलियां परिचय है। खड़ी बोली यह मूल रूप से मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत के आसपास बोली जाती है। खड़ी बोली को कोरवी भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी और उर्दू का विकास भी इसी बोली के आधार पर हुआ। और हरियाणवी, इसे बेंगोर या जाटू भी कहा जाता है। यह पंजाब के दक्षिणी पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार हरियाणवी खड़ी बोली का एक रूप है जिसमें पंजाबी राजस्थान का मिश्रण है। ब्रज भाषा यह मथुरा के आसपास ब्रज मंडल में बोली जाती है। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा में उच्च कोटि का भाव रचा गया, इसलिए इस भाषा में भी कहा जाता है, इसे भाषा भी कहा जाता है। आगे है भाषा कन्नौजी। यह गंगा के मध्य दोआब में बोली जाती है, जिसके एक और ब्रज मंडल और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र है। दूसरे बुंदेली, यह बुंदेलखंड की उपभाषा है। बुंदेलखंड में ब्रज भाषा के कई अच्छे कवियों ने रचना की, जिनकी काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक हिंदी के अवधि रूपों पर प्रकाश डालिए। प्रयोजन मूलक हिंदी, जिसे कामकाजी हिंदी भी कहा जाता है। हिंदी एक का वह रूप है जो विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों जैसे विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग होता है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा से अलग है क्योंकि इसका प्रयोग एक विशिष्ट उद्देश्य या प्रयोजन को पूरा करने के लिए किया जाता है। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन, भाषा प्रयोग बदलता रहता है। व्यवहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, प्रयोजन हिंदी, प्रयोजनपरक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी, प्रयोगपरक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी भाषा का एक विशिष्ट रूप है जिसका उपयोग किसी विशेष प्रयोजन उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। अगला है, अनुवाद को परिभाषित कीजिए। अनुवाद को परिभाषित करते हुए उसके महत्व को प्रकाश डालिए। तो अनुवाद, उत्तर है, अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों और सूचनाओं का, संदेशों का रूपांतर है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें मूल पाठ के अर्थ, शैली, संस्कृति, संदर्भ में को यथासंभव सुरक्षित रखते हुए दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। अनुवाद का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है, जैसे कि साहित्य, व्यापार, कूटनीति और शिक्षा, जहाँ ये विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोगों को जोड़ना और समझने में मदद करता है। अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देता है। ये हमें विभिन्न संस्कृति के साहित्य, कला, विचार को समझने में मदद करता है, जिससे सहिष्णुता और वैश्विक समझ बढ़ती रहती है। अगला है, प्रासंगिक पत्राचार के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। प्रासंगिक पत्राचार के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। तो प्रासंगिक पत्राचार के कई रूप होते हैं, जिसमें सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन, अर्ध सरकारी पत्र, सूचना पत्र, परिपत्र, अनुस्मारक और टिप्पणी शामिल है। ये पत्र विभिन्न प्रकार के संचार उद्देश्य को पूरा करते हैं, जैसे कि सूचना का प्रसार, आदेश जारी करना, अनुरोध करना या किसी मामले पर राय व्यक्त करना।
प्रासंगिकी पत्राचार प्रणाली संचार को सुगम बनाने और सरकारी कुशलता में सुधार लाने के लिए एक जटिल इंजन है। यह गति संगठन का संयोजन है। यह सूचना तत्काल पहुंच को समझ बनाता है। विभिन्न संस्थानों के बीच परस्पर क्रिया को बेहतर बनाता। अगला क्वेश्चन है, जन संचार माध्यम के महत्व को समझाइए। जन संचार माध्यम के महत्व को समझाइए। तो उत्तर, जन संचार माध्यम के महत्व बहुत अधिक हैं, क्योंकि यह सूचनाओं को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने का एक शक्तिशाली साधन है। यह माध्यम शिक्षा, मनोरंजन, जागरूकता और सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंचार महत्व है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी को शीघ्रता से कई लोगों तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। जनसंचार का महत्व किसी गंभीर मौसम संबंधी चुनौती, महत्वपूर्ण समाचार, नियमों में बदलाव, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं आदि के बारे में जानकारी प्रसार में देखा जा सकता है। प्रिंट माध्यम जनसंचार का एक महत्वपूर्ण और पारंपरिक रूप है। यह समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और अन्य मुद्रित सामग्री के माध्यम से सूचना, मनोरंजन और विज्ञापन प्रदान करता है। प्रिंट माध्यम का महत्व आज भी बरकरार है, खास कर ज्ञान रिपोर्टिंग, विश्लेषण और सूचना संरक्षण के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक शब्दावली का अर्थ और निर्माण के सिद्धांत को समझाइए। उत्तर है, प्रासंगिकी शब्दावली का अर्थ है सरकार और प्रशासन के कामकाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष शब्द और वाक्य। इसके निर्माण के सिद्धांत शब्दों की स्पष्टता, सटीकता, एकरूपता पर जोर देते हैं। इसका उद्देश्य भाषा को मानवीकृत करना, प्रासंगिक कार्य को सुगम बनाना है। प्रासंगिक शब्दावली सरकार और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाले विशेष शब्दों और वाक्यांशों को ये समूह हैं। यह शब्दावली सरकार के कामकाजी नियमों, नीतियों, प्रक्रियाओं और समझने उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए आवश्यक है। यह शब्दावली आधिकारिक दस्तावेज, अधिनियम और बिलों में उपयोग की जाती है। सरकार गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं। और अगला क्वेश्चन है, मसौदा लेखन का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए स्वरूप स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इसे मसौदा या मसौदा भी कहते हैं। मसौदा लेखन के अंतर्गत विभिन्न सरकारी पत्रों, परिपत्रों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, सार्वजनिक सूचनाओं, करारों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा अन्य आवश्यक सूचना आदि के प्रारूप या ड्राफ्ट तैयार करने के लिए होते हैं। यह मसौदा सरल, सुबोध, सुस्पष्ट होने अति आवश्यक है। मसौदा लेखन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें से गजर कर पत्र आदि को भेजने लायक बनाया जाता है। सरकारी प्रशासन में अलग अलग प्रयोजन के लिए पत्राचार के विभिन्न प्रकारों का इस्तेमाल होता है। किसी काम या बात के संबंध में पहले से सोचा जाने वाला उपाय या मुक्ति है। क्रिया, प्रक्रिया, निकालना, मुँह मसौदा, गांठना, बांधना, अच्छी तरह से सोचने के तरीक या युक्ति निकालना या योजना बनाना है। अगला क्वेश्चन है, खंड से दीर्घ उत्तर प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भाषा की परिभाषा देते हुए विशेषता लिखिए। भाषा की परिभाषा देते हुए विशेषता लिखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावों को बोलकर, लिखकर यानी संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है। भाषा की प्रमुख विशेषताएं, ये एक सामाजिक व्यवस्था है, यह सीखी जाती है, यह परिवर्तनशील है और इसमें रचनात्मक होती है। भाषा की परिभाषा, भाषा मनुष्य द्वारा अपने विचारों, भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। ये एक जटिल प्रणाली है जिसमें ध्वनियाँ, शब्द, वाक्य, व्याकरण शामिल होते हैं।
भाषा के द्वारा मनुष्य न केवल अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है बल्कि वे अपने अनुभवों को भी साझा करता है। सामाजिक संबंध बनाना, अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। एलिगेशन आगे है पॉइंट, भाषा की विशेषता। पहली विशेषता है सामाजिक। भाषा एक सामाजिक वस्तु है जो समाज में सीखी जाती है और उसका उपयोग किया जाता है। सीखी कैसे जाती है? भाषा मानव द्वारा सीखी जाती है, यह सहज नहीं होती है। परिवर्तनशील कैसे है? यह भाषा एक साथ बदलती रहती है। रचनात्मक, भाषा में रचनात्मक होती रहती है, जिसका अर्थ है मनुष्य नए वाक्यों और विचार को व्यक्त करते हैं। नियमबद्ध, भाषा में नियमबद्ध होते हैं जैसे व्याकरण, जो भाषा के उपयोग को नियंत्रण करते हैं। हिदायिक, भाषा में ध्वनि को अर्थ के बीच कोई स्वाभाविक संबंध नहीं होता है। उत्पादक, भाषा में असीमित संख्या में वाक्य बनाया जा सकता है। स्थानांतरण योग्य, भाषा और विचार भावना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाती हैं। और सांस्कृतिक, भाषा किसी विशेष संस्कृति का हिस्सा होती है और उसकी पहचान होती है। भावनात्मक है, भाषा भावनात्मक व्यक्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। और आगे देवनागरी लिपि के नामकरण का एक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि के नामकरण या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर है देवनागरी लिपि का नामकरण और उसकी विशेषता पर प्रकाश डालते हुए यह कहा जा सकता है कि यह ध्वन्यात्मक वैज्ञानिक सुपाठ्य लिपि है। इसका उपयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और कई अन्य भारतीय भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। इसका नामकरण विभिन्न मतों से जुड़ा है, जिनमें से कुछ का मानना है कि यह नागर ब्राह्मण द्वारा उपयोग किया जाने के कारण या नगर से संबंधित होने के कारण या देवनागरी से समानता के कारण नागरी कलाई। और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि देवनागरी नाम का देव भाषा संस्कृत से संबंधित के कारण पड़ा है। देवनागरी लिपि का मुख्य विशेषता है ध्वन्यात्मक। देवनागरी लिपि का ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसका अर्थ है प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट ध्वनि से मेल खाता है। वर्णमाला, देवनागरी वर्णमाला में 12 स्वर 14 व्यंजन है। 12 स्वर और 34 व्यंजन है। 34 व्यंजन। लिखने की दिशा, देवनागरी लिपि में कैसे लिखते हैं? यह लिपि बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं। और वैज्ञानिकता है देवनागरी लिपि का प्रचलित लिपि में सबसे वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग अक्षर होते हैं। अक्षरों को उनके उच्चारण के अनुसार व्यक्त किया जाता है। देवनागरी लिपि की प्रचलित लिपि में सबसे वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग अक्षर होता है। अक्षरों को उनके उच्चारण के अनुसार व्यक्त किया जाता है। तो सुपाठ्यता, देवनागरी लिपि के सुपाठ्यता और सुस्पष्ट हैं, जिसका अर्थ है कि इसे आसानी से पढ़ा या समझा जा सकता है। अन्य भाषा के लिए उपयोग, देवनागरी लिपि का उपयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी और भोजपुरी जैसी कई भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। मानवीकरण, देवनागरी लिपि का मानवीकरण किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि जिसका उपयोग सभी भाषा के समान हो। सुधार के क्या प्रयास है? देवनागरी लिपि के सुधार में प्रयास किए गए, जैसे वर्धा के राष्ट्र प्रचार समिति द्वारा 814 सुधारों का प्रस्ताव किया। अन्य लिपियों का समानता, देवनागरी लिपि का ब्राह्मी लिपि से संबंध है, जिसका उत्तरी धारा से विकास हुआ। देवनागरी लिपि का नामकरण उसकी विशेषता को समझने के लिए उन बिंदुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ये न केवल एक महत्वपूर्ण लिपि है, बल्कि यह एक भारतीय संस्कृत भाषा का एक अभिन्न अंग है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें
और वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले बालाजी क्लासेस ब्री। और अगला क्वेश्चन है अनुवाद की प्रक्रिया और विविध प्रकारों को समझाइए। तो अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ का सटीक स्थानांतरण है जिसमें मूल पाठ का अर्थ संदर्भ संस्कृति को बनाए रखना शामिल है। अनुवाद प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं जैसे पाठ का विश्लेषण, लक्ष्य भाषा में पुनर्गठन और अनुवाद की गुणवत्ता की जांच करना। अनुवाद के कई प्रकार जिसमें शाब्दिक अनुवाद, सांस्कृतिक अनुवाद, मुहावरेवाद अनुवाद भी शामिल हैं। अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल हैं। विश्लेषण। पहला है विश्लेषण। विश्लेषण से मूल पाठ को समझना, उसका अर्थ, संदर्भ और उद्देश्य के विश्लेषण करना। पुनर्गठन। मूल पाठ का लक्ष्य भाषा में पुनर्गठित करना, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थ और संदर्भ सटीक रूप से व्यक्त किया गया। संशोधन। अनुवाद की गुणवत्ता की जांच करना और त्रुटियों को ठीक करना। प्रूफ रीडिंग। अंतिम रूप से अनुवादित पाठ को प्रूफ रीडिंग करना। अनुवाद के प्रकार कौन कौन से? शाब्दिक अनुवाद। शब्दों और वाक्यों के शाब्दिक रूप से अनुवाद करना बिना सांस्कृतिक या संदर्भ संबंधी बारीकियों पर ध्यान दिए। सांस्कृतिक अनुवाद। मूल पाठ का अर्थ और संदर्भ को लक्षित दर्शकों के संस्कृति के अनुसार समायोजित करना। मुहावरेदार अनुवाद। मुहावरे और वाक्यों को उनके सांस्कृतिक समकक्षों में अनुवाद करना। लिप्यंतर। एक लिपि से दूसरी लिपि में पाठ का लिप्यंतर करना। भाषाई अनुवाद। एक भाषा व्याकरण और वाक्य विन्यास को दूसरी भाषा में अनुवादित करना। अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया जिसमें भाषा, संस्कृति और संदर्भ संबंधी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये अच्छा अनुवादक न केवल भाषा को जानता बल्कि ये मूल पाठ के अर्थ और संदर्भ को भी समझता है और इसे लक्षित दर्शकों के प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें।